हे वेलकम बैक टू योर पॉलिटी क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया है, तो वो एक्ट्स हमने पढ़ने हैं। उन एक्ट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, वो एक्ट्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर लाए गए थे और वो एक्ट्स जो ब्रिटिश क्राउन के रूल के अंडर लाए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हमने वो एक्ट्स पढ़े जिसमें इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस किए थे। उसमें हमने पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल, जिसके अंडर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935। उसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे इंटरमीडिएट डेवलपमेंट्स। बट स्टार्ट करने से पहले देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक तो वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुननी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड सेकंड थिंग इज़, एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ की वर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आज के एक्ट्स में बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या चीज़ें हैं मैं बता देती हूँ। अब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जैसे हमारे एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी बनाते हैं। मतलब कि उन सबको राइट है लॉ बनाने का, वो सब लॉ बनाएंगे। और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, अब जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर नहीं है, वो सब पार्टी के विनिंग मेंबर्स हैं। जिस भी सीट से जिस भी पार्टी का जो भी मेंबर जीत जाता है वो एमपी बन जाता है ना, तो वो सब क्या है, वो वाले मेंबर्स हैं। बट जो पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी होती है, एक पार्टी होती है जिसको मेजोरिटी मिलती है, मेजोरिटी ना भी मिले तो वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ दूसरी पार्टी के साथ मिलके बना लेती है गवर्नमेंट। तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें से एक तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर निकल के आते हैं और एक उनका कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर निकल के आता है सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो हम एमएलएज चूज़ करते हैं, एमएलएज इलेक्ट करते हैं, जो हम वो किसी भी पार्टी से हो सकते हैं, उसमें से वापस से वही से एक मेजोरिटी पार्टी निकल के आती है। उस पार्टी का जो लीडर होता है वो सीएम कहलाता है। सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, और उनका एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर निकल कर आता है। तो जो भी जितने भी सब एमपीज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेचर। और जो एमएलएज होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टेट लेवल का लेजिस्लेचर। देन जो एमपीज़ होते हैं उनमें से जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स निकल के आता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव। और जो स्टेट लेवल पे जो एमएलएज होते हैं उनमें से जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स निकल के आता है वो स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है। तो मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर क्या हो गया, पूरी बॉडी हो गई, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर, और स्टेट लेवल पे क्या हो गए, स्टेट असेंबली के मेंबर्स। और एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, उन्हीं मेंबर्स में से चुने हुए कुछ मेंबर्स जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज़ मान लो आपके घर में जो हैं 10 मेंबर रहते हैं और 10 के 10 मेंबर ने मिलकर एक डिसीज़न लिया है, बट 2 लोगों को आपने ड्यूटी दी है कि उन 2 लोगों को वो जो डिसीज़न लिया है, मतलब सपोज़ आपको कोई फंक्शन करना है, 10 लोगों ने मिलके सब डिसाइड कर लिया कि कैसे कैसे करना है और कहाँ करना है। देन 2 लोगों को आपने ड्यूटी दे दी कि ये फंक्शन जो है आप लोगों ने अरेंज करना है। तो वो जो 10 मेंबर हैं तो वो तो क्या हो गया, आपके लेजिस्लेचर हो गए, क्योंकि उन्होंने लॉ बना दिया। और जो 2 मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव हो गए, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं, वो 2 मेंबर। तो ऐसे ही यहाँ है, सबके सब एमपीज़ और एमएलएज जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का हिस्सा होते हैं, और उनमें से कुछ चुने हुए जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होता है वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव होता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आपका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगा। अभी तो हम पार्लियामेंट बोल देते हैं, उस टाइम पार्लियामेंट वर्ड नहीं यूज़ होता था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल देते थे। जो सेंट्रल लेवल पे होता था उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो स्टेट लेवल पे, अब तो स्टेट होते हैं, पहले प्रोविंसेस होते थे, तो उनको क्या बोल देते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको की टर्म्स क्लियर हो गई हैं, तो आप ये जो एक्ट्स हैं उनको आसानी से लर्न कर पाओगे और समझ भी पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। आपको पता होगा 1857 में रिवोल्ट हुआ था बहुत बड़ा, जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया था। इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इस एक्ट ने मेनली क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज किया था। एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज करने के लिए इसने सबसे पहले क्या किया, डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया। हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पढ़ा था, उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पॉलिटिकल अफेयर देखता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको
चलाने वाली जो बॉडी होती है ना, गवर्निंग बॉडी होती है, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया था। तो एक तरह से हमारे पास डबल गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो डबल गवर्नमेंट को किसने ख़त्म किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने। उस डबल गवर्नमेंट को ख़त्म करके क्या बना दिया गया? स्टेट सेक्रेटरी का एक ऑफिस बना दिया गया। अब यहाँ पर जो स्टेट सेक्रेटरी है, स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, मतलब असम बंगाल ये वाला स्टेट नहीं, इंडिया वाला स्टेट। तो एक स्टेट सेक्रेटरी का ऑफिस बनाया गया, उसमें एक सेक्रेटरी को रखा गया जो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा। बट वो जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेगा उससे रिपोर्ट किसको करनी पड़ेगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वो तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बोलेंगे ना उसको कि हमें आके रिपोर्ट करो। देन ऑफिस बना दिया गया, बट वो सबॉर्डिनेट किसके था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के। तो वो जो स्टेट सेक्रेटरी था, फर्स्ट स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड स्टैनली। उनको एडवाइस करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल रखा गया जिसमें 15 मेंबर्स थे। बेसिकली क्या किया गया? 15 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई गई जो उनको एडवाइस करेगी वेरियस टॉपिक्स को लेकर। उसके चेयरपर्सन कौन थे? स्टेट सेक्रेटरी खुद। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज कैसे हो गया? पहले तो क्या था हमारे पास? दो अलग अलग थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब तो क्या हो गया? एक सिंगल ऑफिस हो गया, उसमें एक सिंगल पर्सन हो गया जो सारा के सारा एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? सेंट्रलाइज्ड हो गया। इस एक्ट ने एक और काम किया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे ना जो, उनको वाइसरॉय बना दिया था। कुछ फ़र्क नहीं था, बस जो गवर्नर जनरल जिनको पहले बोला जाता था अब उनको वाइसरॉय बोल देंगे। जैसे हमारे पास अभी हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं ना। तो उस टाइम पे पहले गवर्नर जनरल हेड होते थे, तो अब उनका नाम चेंज करके वाइसरॉय कर दिया था। तो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड केनी। द नेक्स्ट इज़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इस एक्ट ने क्या किया था? इट मेड इंडियंस पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। उससे पहले एक हमने पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853 जिसमें हमने पढ़ा था कि लोकल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी किसमें? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन से आप ये मत समझ लेना कि इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। लोकल रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स को ही दी गई थी। इंडियंस का अभी तक कोई हिस्सा नहीं था किसी भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में। बट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के बाद इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बना दिया गया था। वो कैसे बनाया गया था? जो वाइसरॉय थे, मतलब जो हेड थे स्टेट के, वो क्या कर सकते थे? कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर नॉमिनेट कर सकते थे। मतलब जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें कुछ तो ऑफिशियल मेंबर्स थे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उसको वाइसरॉय ने नॉमिनेट करना होता था, वो खुद से चूज़ करके लेके आएंगे। अभी भी है हमारे पास। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे राज्यसभा में, लोकसभा में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। उस टाइम पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो वाइसरॉय क्या करते थे? उनको नॉमिनेट करते थे। उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बोला जाता था। देन उन मेंबर्स में इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जा सकता था। ये किसने बताया था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने। तो यहाँ पे और उसके बाद क्या किया था उन्होंने? डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया था? हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा था चार्टर एक्ट 1853 में, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया गया था। तो वो क्या था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो सेंट्रल लेवल पे था, तो उससे क्या थी? जो पावर थी वो सेंट्रलाइज हो गई थी। और वैसे भी सेंट्रलाइजेशन हमने क्या पढ़ा था? स्टार्ट कब से हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। और ख़त्म कब हुआ था? पर्ट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पर सेंट्रलाइजेशन जो था उसका प्रोसेस पूरा हो गया था। इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया और उसके लिए क्या किया गया? एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंट्रल लेवल पे बना हुआ था उसको प्रोविंशियल लेवल पे भी बना दिया गया। सभी प्रोविंसेस के लिए ने कुछ ही प्रोविंसेस थे जिनमें वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। देन इस एक्ट ने एक पोर्टफोलियो सिस्टम भी निकाला था। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था? जो हमारे वाइसरॉय थे उस टाइम के, मतलब जो भी वाइसरॉय होंगे उस टाइम पर, वो क्या करेंगे? एक मेंबर को चूज़ करेंगे। वो मेंबर को गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए जाएंगे और वो जो मेंबर्स है, जो डिपार्टमेंट उसको दिए गए हैं, वो मेंबर जो है उन डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी ऑर्डर जो है पास कर सकता है, कोई भी डिसीजन जो है ले सकता है। इसे पोर्टफोलियो सिस्टम बोला गया था। देन वाइसरॉय के पास एक और पावर थी, वो क्या थी? इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को वो इशू कर सकते थे। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डर होता है, मतलब कि ऑर्डर वो इशू कर सकते थे। अब ये पावर किसके पास है प्रेजेंट टाइम में? प्रेसिडेंट के पास है और गवर्नर के पास है। उस टाइम पे पावर किसके पास है? सिर्फ वाइसरॉय के पास थी। नेक्स्ट इज़ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इन्होंने क्या किया था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की
नंबर को इंक्रीज़ कर दिया था। हमने अभी पढ़ा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय जो थे कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, जिसमें से कुछ मेंबर्स इंडियंस भी हो सकते थे। इस एक्ट ने बस क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ा दिया। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या है, जो नॉन ऑफिशियल सीट्स थी उस पे जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट होते थे ना, पहले वाइसरॉय उनको नॉमिनेट करते थे, अब उनको इलेक्ट भी किया जा सकता था, बट लिमिटेड इलेक्शंस थे। लिमिटेड क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पास ही राइट था ना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, और इनडायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्ट नहीं थे। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जब हम डायरेक्टली वोट डालने जाते हैं, जैसे एमएलए एमपीज़ के लिए डालते हैं हम। और इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव वोट डालते हैं, मतलब जैसे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, हम वोट नहीं डालते उनके लिए डायरेक्टली। जो हम एमएलए चूज़ करते हैं और जो एमपीज़ होते हैं वो उनके लिए वोट डालते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स ऐसी थी जिनके लिए इलेक्शंस हो सकते थे, बट इस एक्ट में टर्म नॉमिनेशन ही यूज़ की गई थी, इलेक्शन टर्म यूज़ नहीं की गई थी। फिर भी अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन सबसे पहले कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो वो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में इंट्रोड्यूस किए थे। और इस एक्ट ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो फंक्शन थे वो इंक्रीज़ कर दिए थे कि वो बजट डिस्कस कर सकते थे, क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को। अभी मैंने बताया ना, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर, दो अलग अलग चीज़ें होती है। ऑल द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में से ही निकल के आता है, बट होते अलग अलग फंक्शंस हैं उनके। तो जो लेजिस्लेचर होता था या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे वो एग्जीक्यूटिव को अपने क्वेश्चंस एड्रेस कर सकते थे। ये पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे हम आगे एक्ट्स पढ़ते जाएंगे हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस। Next act is Indian Councils Act 1909, also called Morley Minto Reforms. Morley Minto Reforms किस लिए बोलते हैं? लॉर्ड मोरले उस टाइम पे सेक्रेटरी थे एंड लॉर्ड मिंटो उस टाइम पे वाइसरॉय थे। तो उन दोनों ने मिलकर क्या किया था, ये एक्ट लेके आए थे। इसके जो वेरियस प्रोविजंस थे उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किए थे, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। इसने क्या किया, इंक्रीज नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है। हमने अभी क्या पढ़ा, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे जिन्हें नॉमिनेट भी किया जाता था और कुछ मेंबर्स को इलेक्ट भी किया जाता था इनडायरेक्टली, वो जो मेंबर्स थे उनकी, बट वो माइनॉरिटी थी, मेजॉरिटी नहीं थी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब इस एक्ट के बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, मतलब जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उनके अंडर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रहती गई थी। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर बढ़ा दी गई थी, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे। ये सब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, बजट डिस्कस करना क्या होता है, ये सब हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड मूव रेजोल्यूशंस एट अल, रेजोल्यूशंस क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बनाने के लिए मैंने आपको बताया था मोशन पास करना पड़ता है, ऐसे रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ता है। डिटेल में हम उस चैप्टर में पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक टर्म है एट अल, इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे बहुत सारी बुक होती है, उन बुक में जब ऑथर का नाम लिखा होता है तो ऑथर के नाम पे एक मेन नेम लिखा होता है और आगे लिखा होता है एट अल। एट अल होता है एंड अदर्स, मतलब वो बुक एक मेनली तो उस ऑथर ने लिखी है और उसके साथ और भी बहुत से लोगों ने लिखी है। तो यहाँ पर मूव रेजोल्यूशंस एट अल, मूव रेजोल्यूशंस एंड अदर्स, मतलब रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे, अदर्स फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट इज इंडियन कुड पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सी, हमने जो था पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने इंडियंस की पार्टिसिपेट करती थी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, बट वो पार्टिसिपेशन कैसे हुई थी, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर हुई थी जिनको वाइसरॉय नॉमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन कुड पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसका मतलब है एज ऑफिशियल मेंबर वो क्या कर सकते थे, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो क्या थे, उस टाइम पे लेजिस्लेचर का हिस्सा थे, मतलब कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में वो थे। अब कहाँ पे आगे, वो एग्जीक्यूटिव में आ गए। मैंने आपको बताया ना, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है और जो एग्जीक्यूटिव होती है अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इंडियन की फर्स्ट पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग किस में हुई थी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 में, और एग्जीक्यूटिव में, मतलब कि लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी में इंडियंस की फर्स्ट पार्टिसिपेशन कब हुई थी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में। बट उस टाइम पे एक ही इंडियन को चूज़ किया गया था, वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा गया था और वो क्या कर सकते थे, उनको अपॉइंट किया गया था एज लॉ मेंबर। लॉ मिनिस्टर होते हैं ना हमारे पास, लॉ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो उनको एज लॉ मेंबर रखा गया था, याद रखना।
इम्पॉर्टेंट है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इस एक्ट ने क्या किया था, मुस्लिम्स के लिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस कर दी थी, क्योंकि मुस्लिम को ऐसा लगता था कि उनको मार्जिन पर रखा जा रहा है या उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है। तो मुस्लिम्स ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाए। तो उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई और उसको क्या बोला गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। एंड उनके लिए इलेक्टोरेट भी सेपरेट रखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट किस लिए, सपोज़ अभी क्या होता है, मान लो कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में खड़ा है, वो क्यों जीतेगा जब मेजोरिटी हिंदूज़ की है। वैसे तो जीत सकता है, बट जनरल ट्रेंड हमने क्या देखा है हमारी कंट्री में या कहीं और, क्या होता है, ये तो फिर भी रिलीजन की बात है, एक कास्ट के मेंबर दूसरे मतलब अपनी ही कास्ट के जो मेंबर हैं उसको सपोर्ट करते हैं। वो किस लिए, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी कास्ट के जो इश्यूज़ हैं उनको कौन एड्रेस कर सकता है, सिर्फ हमारी कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस कर सकता है। ऑल द ऐसा नहीं है, बट ये स्टीरियोटाइप है बहुत सारे लोगों का हमारी कंट्री में। तो उस टाइम पे भी ये स्टीरियोटाइप था लोगों का कि जो हिंदूज़ हैं वो मोस्टली हिंदूज़ को ही इलेक्ट करना चाहते थे और जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम्स को ही इलेक्ट करना चाहते थे। तो अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो चांसेस थे कि उसको मेजोरिटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए उसके लिए इलेक्टोरेट भी मुस्लिम वोटर्स का ही रखा गया कि मुस्लिम मेंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है, जिन जिन सीट्स पे मुस्लिम मेंबर्स ने आना है उनके लिए इलेक्शन देने भी इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करने आएगा, मुस्लिम वोटर्स ही आएंगे, हिंदूज़ नहीं आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था। तो उसके बाद से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाने लगा। नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोल सकते हैं। वही है, वापस से हमारे पास मोंटागू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंड चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम पर वाइसरॉय थे। उन दोनों ने मिलकर इस एक्ट्स के वेरियस प्रोविजंस डिसाइड किए थे, इसलिए इस एक्ट को क्या बोला जाता है, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या किया था, डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू किया था। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने क्या किया था, डिमार्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अभी हमारे पास लिस्ट होती है ना, सेंट्रल लिस्ट अलग होती है और स्टेट लिस्ट अलग होती है, मतलब ऐसे मुद्दे जिन पर सेंटर डिसीजन लेगा और ऐसे मुद्दे जिन पर स्टेट डिसीजन लेगा। तो उस टाइम पर भी सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए थे, कौन से सब्जेक्ट होंगे जिन पर सेंटर डिसीजन लेगा और कौन से मुद्दे होंगे जिन पर प्रोविंसेस जो है वो डिसीजन लेंगे। बट जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो यूनिटरी ही रहा था। यूनिटरी क्या होता है, जहाँ पर सेंटर के पास पावर होती है। बेसिक स्ट्रक्चर वो था, बट धीरे धीरे करके क्या किया जा रहा था, पावर को सेंटर से निकाल के प्रोविंसेस को दिया जा रहा था। कम्प्लीटली नहीं, मतलब कुछ कुछ पावर जो थी वो प्रोविंसेस को दी जा रही थी। इंट्रोड्यूस डायरकी एट प्रोविंसेस। एक तो यहाँ पर आपने डायरकी देखना है क्या होता है, और एक ये नोट करना है कि सिर्फ प्रोविंसेस पर आई थी डायरकी, जो थी वो स्टेट लेवल पर ही आई थी, सेंटर लेवल पर नहीं आई थी। डायरकी क्या होता है, ये भी एक तरह से डबल गवर्नमेंट होती है, बट इसमें क्या होगा, डबल गवर्नमेंट में वन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होगी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इसका क्या फ़र्क है, अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको गवर्नमेंट जो थी वो सबके सामने नहीं दिखा सकती थी कि वो क्या डिसीजन ले रही है, क्या कर रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको अगर लोगों को दिखा भी दे कि हम इन टॉपिक्स पर ये डिसीजन ले रहे हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इस तरह से उसको डायरकी बोलते हैं कि कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेगी, बट उसमें बहुत ही कम लोग होंगे, वो किसी और को नहीं बताएंगे क्या डिसीजन लिया गया, और उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे वो डिसीजन लेने के लिए। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पर अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाकी के लोग जो होते हैं लेजिस्लेचर के वो उनसे पूछ सकते हैं कि ये डिसीजन किस लिए लिया गया। इससे पहले जो आपने डबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ी थी वो ड्यूअल गवर्नमेंट थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। उसमें क्या था, गवर्नमेंट के दो अलग अलग विंग हैं जो दो अलग अलग काम संभाल रहे हैं। इसमें क्या है, दो अलग अलग काम तो हैं, पर एक काम के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है और एक काम के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और ये भी सिर्फ किस पे था, प्रोविंसेस पर था। तो इसमें दो सब्जेक्ट रखे गए, एक था ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक था रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होगा, जिनको गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे विद द एड ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल नहीं है, गवर्नर ऑफ स्टेट है, ठीक है, जैसे अभी हमारे गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो है, वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को। इन सब सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वो डिसीजन
डिसीजन लेंगे विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको एडवाइस देंगे, और जो गवर्नर डिसीजन लेंगे वो मिनिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। मतलब गवर्नर ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो मिनिस्टर उनसे पूछ सकते हैं कि वो डिसीजन किस लिए लिया गया है। एक था रिजर्व सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिस पर गवर्नर जो करेंगे डिसीजन लेंगे बट विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, उसके लिए वो कोई आंसर नहीं देंगे लेजिस्लेचर को, ना ही लेजिस्लेचर उनसे पूछ सकती कि ये डिसीजन क्यों लिए गए हैं। उसके बाद है ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल, उसके बाद लिमिटेड नंबर ऑफ़ पीपल को फ्रेंचाइजी दे दी गई, मतलब इंडिया के कुछ लोग ऐसे थे जो अब वोट कर सकते थे। देन बाईकैमरलिज्म एट सेंटर, सेंटर पे बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। हमने क्या पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए अलग की थी और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के लिए अलग की थी। उसके बाद वो ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। अब इस एक्ट ने बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया था। बाईकैमरलिज्म क्या होता है, दो अलग अलग हाउसेज, जैसे अभी हमारे पास लोअर हाउस एंड अपर हाउस है ना, वो होता है बाईकैमरलिज्म, वो इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद थे डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शंस। इनडायरेक्ट इलेक्शंस हमारे पास कहाँ आए थे, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 में आए थे। डायरेक्ट इलेक्शंस हमारे पास किस में आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। बट फ्रेंचाइजी अभी तक भी क्या थी, लिमिटेड ही थी। फ्रेंचाइजी क्या होता है कि वोट कर सकते हैं, वोट करने का जो राइट होता है उसको बोलते हैं। द नेक्स्ट इज सेपरेट सेंट्रल बजट फ्रॉम प्रोविंशियल बजट, वापस से क्या किया गया, पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। जो बजट था पहले सिर्फ सेंट्रल का लेजिस्लेटिव काउंसिल ही डिस्कस कर सकता था, पहले तो वो भी नहीं कर सकता था। फिर हमने पढ़ा था जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बजट को डिस्कस कर सकता है, किसमें पढ़ा था हमने, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, उसमें हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव काउंसिल बजट को डिस्कस कर सकता है। इस एक्ट में क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट डिस्कशन से प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो आप याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टैब्लिशमेंट कौन से एक्ट से आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और उसके लिए क्या रखा गया था, एक स्टैट्यूटरी कमीशन भी रखा गया था। स्टैट्यूटरी वो होता है जो पार्लियामेंट जो है लॉ बनाने के बाद सेटअप करती है, वो कमीशन रखा गया था। वो क्या करेगा, जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसमें इंक्वायर करेगा आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ बीइंग एस्टेब्लिश। जब पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा उसके 10 साल बाद वो इंक्वायर करेगा कि वो वर्किंग सही ढंग से कर भी रहा है या नहीं। और एक इसने क्या किया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मोरलेमेंटो रिफॉर्म से, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने उसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। पहले सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस के लिए भी इसको रख दिया गया था। आज हम अपनी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बट मैंने जैसे कि बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वीडियो के एंड में। वो अनाउंसमेंट क्या है, ये जो एक्ट्स हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स हैं, तो आपको लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी क्योंकि जो है वो मिक्स हो जाते हैं ना एक्ट्स आपस में, कि इस वाले एक्ट में था या इस वाले एक्ट में था। तो नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी इंडियन पॉलिटी क्लास 9, जिसमें हम जो हमारा एक एक्ट रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और कुछ इंटरमीडिएट डेवलपमेंट रहती है, वो फिनिश करने के बाद मैंने उस वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की है जिससे आप एक्ट्स को बहुत आसानी से याद कर पाओगे। बहुत सिस्टमेटिक वे से मैंने अरेंज किया है सबके सब एक्ट्स को और कौन से एक्ट में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर आपको एक्ट लर्न नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी एक्ट्स में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर से ज़रूर। उसमें मैंने बहुत सारे की शॉर्टकट कीज़ भी रखी हैं, जैसे कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज़ होते हैं, ऐसे शॉर्टकट कीज़ भी रखी हैं मैंने लर्न करवाने के लिए कि कौन से एक्ट में आप किस पॉइंट को किस तरीके से लर्न कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।